नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 4000 के पार। दुनिया भर से मदद पहुंचने का सिलसिला जारी। भारत के राहत अभियान की दुनिया भर में सराहना। नेपाल से अब तक करीब 5500 भारतीयों की स्वदेश वापसी। उत्तर भारत में अब तक 72 लोगों की मौत। भारत अफगानिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। राष्ट्रपति अशरफ गनी की आज प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी। राज्यसभा के एजेंडे में रियल एस्टेट नियामक विधेयक, रियल एस्टेट नियामक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश नहीं करेगा भारत। प्रधानमंत्री ने आईओसी से भारत को खेल हब बनाने में मांगा सहयोग। बात नेपाल की त्रासदी की। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा नेपाल में लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 4000 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब भी हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। दुर्गम इलाकों में राहत अभियान शुरू कर दिया गया है। भारत समेत दुनिया भर के देश नेपाल की मदद में जुटे हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश के अनुमान ने चिंता बढ़ा दी है। नेपाल में आज सुबह भूकंप के 2 और झटके महसूस किए गए। इन झटकों की दहशत के बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब तक करीब 4500 लोग मारे गए हैं। आशंका है कि इससे ज्यादा मलबे में दफन हैं और उस मलबे से जीवित निकलने की उम्मीद कम ही है। There may be possibility because in somewhere where there are some void space, there may be possibility of some life victim. As we have seen in Bangladesh, after 17 days, one live victim is extricated from the rubble. यहाँ पे जिस तरह का माहौल है उसको देख के सब लोग परेशान है, हताश है कि किस तरह से घर पहुँचे, कैसे सुरक्षित हो। सब टेंशन में, इसलिए सबके सब देख रहे हैं आप जैसे भीड़ है यहाँ पे। सब लोग इकट्ठा हुए कि अपने घर सही सलामत पहुँच सके। काठमांडू और अन्य शहरों में तो बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन गांवों और अंदरूनी इलाकों में आज चौथे रोज भी लोगों को मदद का इंतजार है। अभी तक न उनके पास सहायता पहुंची है और न उनके परिजनों को निकाला गया है। ऐसे में भूकंप पीड़ितों का इलाज भी एक बड़ी चुनौती है। There are a lot of patients who have got devastating injuries, including head scalping, de-scalping, as well as the amputations, whole of the limb amputations. There are devastating injuries, including chest, badly disabled chest injuries. एनडीआरएफ की 10 टीम, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय काफी टीम्स वहां पहुंच चुकी हैं। नेपाली आर्मी की डायरेक्शन के अनुसार ये लोग डिप्लॉयड हैं। काठमांडू के आसपास 15 से 20 किलोमीटर रेडियस में काफी काम चल रहा है। 10 लोग जीवित निकाले गए हैं अभी तक। नेपाल के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत ने सबसे बड़ा अभियान चलाया है। सेना के बचाव दल, आपदा प्रबंधन की टुकड़ियों और स्वयंसेवी संगठनों ने एक तरह से पूरे नेपाल में राहत कार्यों की जिम्मेदारी संभाल ली है। भारत के अलावा चीन, फ्रांस, इटली, अमेरिका, जर्मनी और अन्य देशों के बचाव दल यहाँ देखे जा सकते हैं। They have taken in food, water. They will be taking in 3 more NDRF teams. They have also what we have moved today are the forward surgical centers of the Army Field Hospital of Agra. हमें आशा और उम्मीद है कि आज से काठमांडू का वेदर भी ठीक है, काठमांडू एयरपोर्ट भी फिर चलने लगा है, सब आपका रोड सर्विसेज भी ठीक है। थोड़ा समस्या जैसे आप यहाँ से दिल्ली से अथवा भारत से जो नेपाल में जाना चाहते हैं उनके लिए, और जो जैसे वहाँ से आना चाहते हैं उनके लिए कुछ सर्विसेज बढ़ाना है। ये भी हम लोग जैसे रेलवे से भी बात कर रहे हैं। हालांकि संचार साधन अभी भी टूटे हुए हैं, देश के बड़े हिस्से में बिजली नहीं है और पीड़ितों का पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है।
जाहिर है नेपाल को इस आपदा से उभरने में लंबा समय लगेगा। राजेश बादल, राज्यसभा टीवी, काठमांडू। राजेश बादल, कार्यकारी निदेशक राज्यसभा टीवी, इस समय काठमांडू में मौजूद हैं। उनका हम सीधा रुख करेंगे और ताजा हालात के बारे में जानकारी लेंगे। राजेश जी, समझना चाहेंगे 4000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं, लेकिन बड़ी चुनौती है इस समय, क्योंकि हमने देखा है कि मलबे में काफी दिन बाद तक कुछ जिंदगियों को बाहर निकाला जा सका है, लेकिन खराब मौसम और बीच बीच में हो रही बारिश काफी मुश्किलें पैदा कर रही है। क्या ताजा हालात है इस समय वहां? प्रीति, आप ठीक रही हैं। शुरुआत के 2 दिनों में तो खराब मौसम ने और बारिश ने राहत कार्यों में बाधा पहुंचाई थी, लेकिन कल और आज मौसम एकदम साफ है और राहत और बचाव कार्य काफी तेज हैं। हालांकि अभी मरने वालों का जो आंकड़ा आ रहा है करीब 4300 के आसपास है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं और जो दूर पहाड़ों पर जो गांव बसे हुए हैं छोटे छोटे, वहां अभी मलबे में दबे लोगों को नहीं निकाला गया है और 4 दिन बाद ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि लोग जीवित निकलें। तो आशंका यह है कि जितना लोग अभी तक मारे गए हैं उतने ही लोग मलबे में और दबे हुए हैं। प्रीति जी, आप बता रहे हैं जिस तरह के दूर दराज के इलाके जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है इतने बड़े भूकंप के बाद, वहां तक जो भारतीय दल हैं जो बचाव और राहत के काम में जुटे हैं, वो किस तरह से मदद कर पा रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है प्रीति कि इस समय जो नेपाल के भूकंप में संकट की इस घड़ी में भारत जिस तरह से सामने आया है और जितनी त्वरित कार्रवाई उसने की है, यहाँ चप्पे चप्पे पर भारत की इस भूमिका की सराहना हो रही है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और इसके अलावा यूरोप के तमाम देशों और चीन ने भी अपने बचाव दल भेजे हैं, लेकिन भारतीय जो जिस तरह से एक तो उनके लिए भाषा कोई समस्या नहीं है, लोग हिंदी समझते हैं, उनके अपने एक पड़ोसी होने के नाते एक जो सही स्वाभाविक रिश्ता बन रहा है वो सबसे बड़ी मरहम का काम करता है प्रीति। और मैं ये बताऊं कि हालांकि अभी संचार सुविधाएं टूटी हुई हैं और आवागमन अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट पर 3 तरह के लोग हैं जो आना चाहते हैं। पहले तो वो हैं जो यहाँ से निकलना चाहते हैं, दूसरे वो हैं जो बाहर से आना चाहते हैं और तीसरे बचाव दल हैं। तो ये एयरपोर्ट अभी भी बहुत छोटा है और इस तरह से देखा जाए तो इसमें बहुत अभी मुश्किलें आ रही हैं और शायद सामान्य होने में कई दिन लग जाएंगे। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस तमाम जानकारी के लिए। मुश्किलें बहुत है, लेकिन भारत समेत दुनिया भर से मदद के लिए हाथ आगे बढ़े हैं और नेपाल में लगातार राहत और बचाव अभियान जारी है। काठमांडू में ही लगभग 90% लोग इस समय सड़कों पर हैं और राहत और बचाव के साथ साथ अब इनका पुनर्वास भी एक बड़ी चुनौती बनी है जो देखी जा रही है। और आपको बता दें कि ऑपरेशन मैत्री के जरिए नेपाल में तेजी से राहत और बचाव का काम चलाया जा रहा है। वहीं भारतीय और विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 5000 से ज्यादा भारतीय और करीब 30 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इस बीच स्पेन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके अपने नागरिकों को वापस निकालने के लिए भारत से मदद की गुजारिश की है। नेपाल के भूकंप की त्रासदी को करीब से देखकर 3 दिन बाद भारत लौटे इन लोगों के जहन में भूकंप का भयावह मंजर अभी भी है। वहीं कुदरत के कहर से सही सलामत लौट आने की खुशी भी है। हम पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए गए, वहाँ हमने सब पूजा अर्चन किया और दर्शन करके बाहर निकले, तभी ये भूकंप आया। पहले तो हम समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बाद में और अहमदाबाद में जो आया था उससे भी भयानक था। वतन वापस आने वाले ये लोग नेपाल के बदतर हो चुके हालात को कुछ इस तरह बयां कर रहे हैं। हालत तो बुरी है वहाँ पर इस समय, मतलब लोगों को बहुत दिक्कत, खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। और कल रात को बारिश आई तो रात को बहुत ठंड हो गई थी, मतलब रहने के लिए लोगों के पास सब रोड, जितना भी काठमांडू का लोग हैं वो सब बाहर रोड पर है, अंदर नहीं है, घर के अंदर भी कोई भी एक भी आदमी। परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, हम भी बहुत परेशान थे। 2-3 दिन से हमने कुछ खाना पीना रहना कुछ ठिकाना नहीं था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक करीब 5400 भारतीयों समेत 30 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाला गया है। वहीं जल्द ही 1600 भारतीयों को वापस लाया जाएगा। 2100 is what the Air Force brought back. I think another 1500 they'll bring back today, so that should take it to 3600. I think the civil airlines have brought back about 1200.
and road movement has brought back about 600, but 600 is a morning figure, so roughly 5,400 is the number that I have at the moment. दुनिया के दूसरे मुल्कों ने भी अपने नागरिकों को नेपाल से निकालने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है। इसी कड़ी में सोमवार को स्पेन के विदेश मंत्री ग्रासिया मार्गेलो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भूकंप से नेपाल और बिहार में मारे गए लोगों को संसद में सोमवार को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि 2,500 से ज्यादा भारतीयों को नेपाल से सुरक्षित वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के पर्यटकों को फौरी मदद के तौर पर भारत में मुफ्त अस्थायी वीजा देने की व्यवस्था की गई है। विपक्षी दलों ने इस राहत अभियान के लिए सरकार की तारीफ की है। लोकसभा के सांसदों ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 1 महीने का वेतन देने का भी ऐलान किया है। शनिवार को आए भयानक भूकंप और जान माल के नुकसान के मामले पर संसद में चिंता जताई गई। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहत बचाव और पुनर्वास के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क नेपाल के मुश्किल वक्त में भारत उसके साथ खड़ा है। और ग्रेटिस वीजा का भी प्रोविजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। दूसरे देशों के लोग भी यदि नेपाल में तो वो भी यदि भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उन्हें वीजा दिया जाना चाहिए, ग्रेटिस वीजा दिया जाना चाहिए और तुरंत उन्हें भारत लाया जाना चाहिए। इमिग्रेशन सेंटर्स भी कुछ स्थानों पर स्थापित किए जा चुके हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि नेपाल में विपरीत हालात के बावजूद भारतीय दूतावास पूरी मुस्तैदी से बचाव के काम में जुटा है। आफ्टर शॉक कहा जाए या नया भूकंप कहा जाए, वो 6.9 रेक्टर का था और जैसे वो झटका आया सारे ATCs छोड़कर चले गए, एयरपोर्ट छोड़कर चले गए, उनका ऑटोमेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया। संसद के दोनों सदनों में सदस्यों ने सोमवार को मौन रखकर पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू की अपील के बाद सांसदों ने भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए 1 महीने का वेतन देने का फैसला किया। चाहूंगा कि भारत नेपाल के साथ खड़ा है, हम सबको एक साथ मिलकर इस आपदा का सामना करना होगा। इस आपदा पर चर्चा के लिए विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उसे स्वीकार किए जाने के बावजूद सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। विभिन्न दलों के सांसदों ने नेपाल की मदद में तेजी के लिए सरकार की सराहना की और कुछ सुझाव भी दिए। NDMA को हमें मजबूत करना चाहिए। शायद चेयरमैन भी अभी उसका नहीं है, हेड भी नहीं है, तो ये कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि खाली नेशनल लेवल तक ही नहीं उसको सहमत रखना चाहिए, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हमको डिजास्टर मैनेजमेंट का हमारे भारत में बंदोबस्त करना चाहिए। के लिए कुछ फंड इकट्ठा करें ताकि एयरपोर्ट ये अर्थक्वेक रिलीफ का सहायता करने के लिए हम भी योगदान करें। हमारा निवेदन सरकार से यही है कि आप कुछ ढांचा बनाइए जिसके तरीके से जो भी साधन आपको आएगा उनके लिए रिलीफ पहुंचाने के लिए उसके लिए कोई माध्यम या कोई स्ट्रक्चर बनाइए ताकि वो वहां तक सही ढंग से पहुंच सके। और क्या है वहां पे नेपाल के अंदर उसका मदद भी हिंदुस्तान को, भारत को करना चाहिए, भारत सरकार को, और हम समझते हैं कि ये काम वो करेगी। 25 अप्रैल की दोपहर नेपाल में आए 7.9 रिक्टर तीव्रता वाले भूकंप से भारी तबाही हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर निगरानी रख रहे हैं और उन्होंने युद्ध स्तर पर राहत ऑपरेशन चलाने को कहा है। कृति मिश्रा के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बात कुछ और अहम खबरों की। राज्यसभा में आज रियल एस्टेट नियामक और विकास विधेयक 2013 पर इसे चर्चा के लिए रखा जाएगा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। कैबिनेट ने विधेयक में संशोधनों को 7 अप्रैल को मंजूरी दी थी। विधेयक के कानून बनने पर रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनियों और बिल्डरों की मनमानी पर जल्द ही लगाम लगेगी। विधेयक पास होने के 1 साल के भीतर आरबीआई की तर्ज पर रियल एस्टेट नियामक बोर्ड का गठन किया जाना है। बोर्ड बनने के बाद रियल एस्टेट कंपनियों को दावे के मुताबिक तय तारीख तक आवंटियों को कब्जा देना होगा। काम शुरू होने के साथ पूरा करने की तारीख भी बतानी होगी। रियल एस्टेट नियामक बोर्ड रियल एस्टेट कंपनियों पर निगाह रखेगा। बोर्ड का गठन होने के बाद छोटे बड़े सभी बिल्डरों और डेवलपर को पंजीकरण करवाना होगा। इन्हें कोई भी प्रोजेक्ट पास करवाने से पहले बोर्ड को नक्शे पर काम शुरू करने और पूरा होने का शपथ पत्र और बजट की जानकारी भी देनी होगी।
तय तारीख तक काम पूरा न होने पर बिल्डर और डेवलपर पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस बिल के कानून का रूप लेने तक घर खरीदारों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। रियल एस्टेट नियामक और विकास विधेयक 2013 में राज्यसभा में पेश हुआ था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में सोमवार को बताया कि युद्धग्रस्त यमन से 4,741 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया है। उन्होंने सदस्यों को बताया कि यमन में संकट के बीच भारतीय दूतावास को जिबूती स्थानांतरित कर दिया गया है। यमन में शांति आने तक दूतावास वहीं से काम करेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को राज्यसभा में यमन से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन राहत के तहत यमन से भारत ने कुल 6,688 लोगों को निकाला। इनमें भारतीयों के अलावा 48 देशों के 1,947 नागरिक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हवाई हमलों के बाद भी यमन में भारतीय दूतावास काम कर रहा था। ग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान राहत अत्यंत सफल रहा है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने खूब सराहा है। हमने न केवल 4,741 भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकाला, बल्कि अत्यंत कठिन परिस्थितियों में 18 अप्रैल तक 48 देशों के 1,947 विदेशी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। यमन से 27 राज्यों के नागरिक निकाले गए। इनमें सबसे ज्यादा 2,527 केरल के हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि यमन में भारी गोलाबारी के बावजूद भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों और 2 निजी जहाजों से लोगों को निकाला गया। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के परिवहन विमानों ने भी मदद की। भारत सरकार का सामूहिक प्रयास था। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय रेलवे, एयर इंडिया, शिपिंग मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने एक सूत्र में बंधकर काम किया और उसी एकजुटता का परिणाम था कि ये महाअभियान इतना सफल रहा। धन्यवाद। विदेश मंत्री के मुताबिक भारत के ऑपरेशन राहत की कई देशों ने सराहना की। खाड़ी देश यमन में बीते कुछ महीनों से आंतरिक संघर्ष चल रहा है। राजधानी सना पर हाउती विद्रोहियों के कब्जे के बाद सऊदी अरब की अगुवाई वाले गठबंधन ने वहां हमला शुरू कर दिया। इसका मकसद हाउती विद्रोहियों को खदेड़ना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सरकार ने किसानों को अधिग्रहण के बाद विकसित भूमि का 50% लौटाने की संभावना से इनकार किया है। ग्रामीण विकास मंत्री बीरेन्द्र सिंह के मुताबिक नए विधेयक के तहत विकसित भूमि का 20% ही लौटाया जा सकेगा। विपक्ष ने भूमि अधिग्रहण बिल को किसान विरोधी करार दिया। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जमीन अधिग्रहण से जुड़े सवाल पूछे गए। समाजवादी पार्टी सांसद अरविंद कुमार सिंह के सवाल के जवाब में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि नए भूमि अधिग्रहण विधेयक में किसानों के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार प्रस्तावित कानून में ऐसा प्रावधान क्यों नहीं कर रही है कि किसान को अधिग्रहित भूमि का 50% विकसित जमीन अथवा प्रोजेक्ट में 25% की किसानों को हिस्सेदारी दे दी जाए, जिससे उद्योगपति के साथ किसान का भी विकास हो सके। 2013 के कानून में भी ये प्रावधान है कि कोई जमीन अगर किसी ऐसे काम के लिए खरीदी जाए, अधिग्रहण की जाएगी, तो उसका 20% जिसकी जमीन होगी प्रोपोर्शनेटली उसका 20% उस भू मालिक को दिया जाएगा। ये तो संभव नहीं हो सकता कि आप किसी भूमि को अधिग्रहण करो और उसका 50% विकसित करके उसी किसान को दे दो। विपक्ष ने सरकार को रक्षा जरूरतों के लिए जमीन अधिग्रहित करने की सहमति के प्रावधान पर भी घेरा। ग्रामीण विकास मंत्री ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। सदन में इस पे आम सहमति में, लोकसभा में भी जब इस पे चर्चा हुई थी तब भी इस बात पे आम सहमति थी कि रक्षा के प्रति कोई भी भूमि का अधिग्रहण होगा उसकी पूर्व सूचना के लिए ना ही हो तो अच्छा है। शिवसेना सांसद संजय राउत के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री ने जानकारी दी कि अधिग्रहण से जुड़ा नया विधेयक जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। प्रश्नकाल में पूछे गए सवालों के जवाब में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना तेज करने की बात कही। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्कूलों में बच्चों की ओर से मिड डे मील तैयारी किए जाने की बात खारिज की। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में सरकार ने कहा कि देश भर में बेमौसम बरसात और ओला गिरने से 189 लाख हेक्टेयर खेत प्रभावित हुए। कृषि संकट और किसानों की आत्महत्या पर चर्चा के जवाब में कृषि मंत्री ने यह जानकारी दी।
पौने 8 घंटे तक चली चर्चा के आखिर में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने पीड़ित किसानों के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने अलग अलग राज्यों में उन किसानों का भी आंकड़ा दिया जिन्होंने फसल बर्बाद होने के चलते आत्महत्या की। पंजाब ने चिट्ठी भेजी है, रिपोर्ट भेजी है, उसमें उसने स्वीकार किया है कि 5 किसानों ने आत्महत्या की है। महाराष्ट्र ने आत्महत्याओं की कुल संख्या 601 बताई है और जिसमें 259 का वो जांच कर रहा है कि किस कारण से हत्या किया है। 241 को उसने मुआवजा दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ने मुआवजे की जद में ज्यादा किसानों को लाने के लिए फसल बर्बादी की सीमा 50% से घटाकर 33% कर दी है। कृषि मंत्री के मुताबिक सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है। उन्होंने फसल बीमा की रकम समय से किसानों तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल पर जोर दिया। कृषि बीमा की चर्चा सभी मित्रों ने की, मैंने 90% वक्ता ने कृषि बीमा की चिंता की और इसलिए हम सब लोगों को इस बात को अच्छी तरह मिलजुल कर समाधान करना पड़ेगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों ने जवाब से असंतोष जताया और सदन से वॉकआउट किया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और अब रुक करेंगे कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। मध्य पूर्व और पाकिस्तान में अशांति के बीच भारत और अफगानिस्तान अपने पुराने रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अशरफ गनी सोमवार की शाम दिल्ली पहुंचे। भारत ने विशेष सम्मान देते हुए उन्हें राष्ट्रपति भवन में ठहराने का इंतजाम किया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की यह उनकी पहली राजकीय यात्रा है। इस यात्रा के दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर और अकेले में बात करेंगे। इसमें आतंकवाद के अलावा तालिबान और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग की भी चर्चा होगी। साथ ही कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। India has always been a bit hesitant because we have our own contacts with Taliban, and those Taliban do not like Indian weapons to be used against them by the Afghan National Army. So there are all these complications that we have to work out. The other thing, of course, is which they will, I think, announce is a larger training role for India for the military. अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद करजई के बाद सत्ता में आए अशरफ गनी पाकिस्तान के बारे में अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। खासकर आतंकवाद के बारे में भारत और अफगानिस्तान के बीच फर्क आ रहा है। समझा जाता है कि अशरफ गनी भारत से अपनी सेना और पुलिस को ट्रेनिंग देने की मांग करेंगे। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के तुरंत बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी ने यह कहा था कि वे भारत से कोई सैनिक साजो सामान नहीं लेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार वे भारत से चाहते क्या हैं। क्या वे पाकिस्तान के साथ भारत को संतुलन स्थापित करना चाहते हैं या कुछ और। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन संजय के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन की कोशिशों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने एनजेएसी में 2 प्रमुख व्यक्तियों के चयन के लिए बने 3 सदस्यीय पैनल का हिस्सा बनने से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि वो एनजेएसी का तब तक हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक याचिका पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ इसका समर्थन नहीं करती। जस्टिस जेएस केहर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ को केंद्र ने इस पत्र के बारे में जानकारी दी है। संविधान पीठ उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति से जुड़े इस नए कानून की संवैधानिक वैधता के मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। 3 सदस्यीय पैनल में चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता हैं। पश्चिम बंगाल में नगर निकायों के चुनाव के नतीजों का आज ऐलान होगा। शनिवार को सूबे के 91 नगर निकायों में मतदान हुआ, जिसमें करीब 7,636 उम्मीदवार तकदीर आजमा रहे हैं। सूबे में नगर निकाय चुनाव की शहरी मतदाताओं के बीच तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता की परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं वाम दलों, कांग्रेस और बीजेपी के लिहाज से भी ये चुनाव बेहद अहम है। भारत 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद यह स्पष्ट हो गया है। बाक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान इसकी पेशकश नहीं की। 2013 में आईओसी प्रमुख बनने के बाद बाक पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को खेलों के बुनियादी ढांचे और खेल उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से सहयोग देने के लिए कहा है। इसके अलावा थॉमस बाक ने
भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से भी अलग अलग मुलाकात की। Seriously looking into an Olympic candidature, but wants to have this well prepared and wants to have all the expertise behind of sport, of the government and of civil society, and that therefore he also considers that building such a successful खबर पाकिस्तान से, जहां खैबर पख्तूनख्वा की राजधानी पेशावर और दूसरे शहरों में तेज आंधी की चपेट में आकर 45 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इन इलाकों में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। तेज हवाएं चलने से कई पेड़ गिर गए, जिस वजह से कई मुख्य मार्ग बंद हो गए। मिनी साइक्लोन का संचार, सेवाओं और बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ा है। इन इलाकों में अगले 3-4 दिन भारी बारिश की आशंका है। हताहतों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। सेना के जवान पीड़ित इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। खबर अमेरिका से, जहां बाल्टीमोर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने अब हिंसक रुख भी अख्तियार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह यातायात अवरुद्ध कर दिया है। शनिवार को यहां पुलिस हिरासत में 25 साल के श्वेत युवक फ्रेडी ग्रे की मौत हो गई थी। इसके बाद से बाल्टीमोर शहर में प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ बाल्टीमोर के पुलिस कमिश्नर केविन डेविस के मुताबिक फ्रेडी ग्रे गिरफ्तारी से पहले ही घायल हो चुका था, जिस वजह से बाद में उसकी मौत हो गई। सिनेमा के रुपहले पर्दे पर किरदारों को आकर्षक बनाने में कॉस्ट्यूम डिजाइनर्स अहम भूमिका निभाते हैं, और बात अगर पीरियड फिल्मों की हो तो इस विधा की खूबियां और भी निखर कर सामने आती हैं। फिल्मों में वेशभूषा सज्जा के क्षेत्र में एक ऐसा ही बड़ा नाम है भानु अथैया का। गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली वो देश की पहली महिला हैं। आज भानु अथैया का जन्मदिन है। राज्यसभा टीवी की तरफ से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां। कहते हैं सिनेमा हो या रंगमंच, किरदारों को असरदार बनाने में सिर्फ संवाद ही नहीं बल्कि उनके परिधान भी मायने रखते हैं। इसलिए गांधी फिल्म में बेन किंग्सले अगर हूबहू गांधी नजर आते हैं तो ये कमाल भानु अथैया का ही था, जिन्होंने किंग्सले को काठियावाड़ी पोशाक पहनाई। 1956 में सीआईडी फिल्म से उन्होंने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर अपने करियर का आगाज किया। वहीदा रहमान पर उनकी तैयार की गई पोशाक बेहद फबी। फिल्म श्री 420 के इस गाने में नादिरा के लिए तैयार की गई ड्रेस से उनको पूरी इंडस्ट्री में बड़ी पहचान मिली। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। पीरियड फिल्मों में पोशाकें तैयार करने में भानु अथैया को महारत हासिल है। फिर चाहे लगान का भुवन हो या जोधा अकबर की जोधा। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, कहने को जश्न बहारा है। गांधी फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर मिला। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। नेपाल में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 4000 के पार। दुनिया भर से मदद पहुंचने का सिलसिला जारी। भारत के राहत अभियान की दुनिया भर में सराहना। नेपाल से अब तक करीब 5500 भारतीयों की स्वदेश वापसी। उत्तर भारत में अब तक 72 लोगों की मौत। भारत अफगानिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने पर होगी बातचीत। राष्ट्रपति अशरफ गनी की आज प्रधानमंत्री से होगी मुलाकात। आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी। राज्यसभा के एजेंडे में रियल एस्टेट नियामक विधेयक, रियल एस्टेट नियामक बोर्ड गठन का प्रस्ताव। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश नहीं करेगा भारत। प्रधानमंत्री ने आईओसी से भारत को खेल हब बनाने में मांगा सहयोग।